Welcome back. In last session, we discussed about application of dimension. Two application we already discussed. दो एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही. एक तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल, उसके अंदर दो पार्ट हमने डिस्कस किए थे. एक था कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, और दूसरा हमने जो चेक किया था क्या था वो पता है? कोई भी कांस्टेंट है, फिजिकल कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं. इसके बाद हमने क्या था कि फिजिकल इक्वेशन कैसे डेराइव करते हैं. दो कंसेप्ट हम लोग अच्छे से क्या है पढ़ चुके हैं. अपना जो नेक्स्ट कंसेप्ट है फॉर द एप्लीकेशन, दैट इज कन्वर्जन ऑफ द यूनिट सिस्टम. कन्वर्जन ऑफ यूनिट सिस्टम. एक यूनिट सिस्टम को हम लोग दूसरे यूनिट सिस्टम में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. एक यूनिट सिस्टम को दूसरे में क्या करेंगे बेटा, कन्वर्ट करेंगे. तो वो कैसे करते हैं वो हमें देखना है कि एम कैश टू सी जी एस कैसे करते हैं, सी जी एस टू एम कैश कैसे करते हैं. तो मैं एक रिलेशन आपको बताता हूँ करके पहले, कि हम लोग मान लीजिए एम कैश टू सी जी एस करना है या किसी और को भी करना है, ठीक है, उससे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना. एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हमारे यहाँ पे एक सिस्टम होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इक्वल टू क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इन सिस्टम टू. इसका एक सिंपल सा मीनिंग समझिए. जैसे हम लोग लिखते हैं 1 kg इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1000 ग्राम. वैल्यू दोनों सेम है कि नहीं है, सेम है. यहाँ पे ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू. ये क्या है, यूनिट, ये क्या है, यूनिट. इस तरह हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसके साथ उसकी यूनिट होगी. उसके साथ क्या होगी, उसकी यूनिट होगी. सेम न्यूमेरिकल वैल्यू एंड उसकी यूनिट होगी. यही चीज होती है. अब हमारे पास देखें हम लोग, तो इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट. क्या होता है, कांस्टेंट. तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u. न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी जो यूनिट है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इससे क्या पता चलता है कि जब यूनिट लार्जर है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, और यूनिट स्मॉलर है तो न्यूमेरिकल वैल्यू लार्जर होगी. तो यहाँ पे देखो जैसे 1 kg, kg क्या है, लार्जर यूनिट है, इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 1 है, छोटी होगी. ग्राम क्या है, स्मॉलर यूनिट है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी. तो एक दूसरे में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में जो रिलेशन होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, याद रखना. तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट ऑलवेज क्या होती है, कांस्टेंट होती है. क्या होती है, कांस्टेंट होती है. जैसे हमने कंसेप्ट समझा कि 1 kg, उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है और kg क्या है, यूनिट है. उसी को ग्राम में कन्वर्ट करें तो ग्राम छोटी यूनिट है, उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई, 1000. क्या होगी, 1000. तो यहाँ पे जो ग्राम जैसे छोटी यूनिट आई, उसका साथ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी. तो यही कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे एम कैश से सीजीएस से किसी और सिस्टम को कन्वर्ट करने में. तो हमारे पास क्या होता है, जैसे एक एम कैश सिस्टम है, पहला वाला सिस्टम एम कैश है, दूसरा वाला सिस्टम क्या है, सीजीएस है, या कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है. हम लोग सबसे पहले लिखेंगे N1U1 इक्वल टू N2U2. ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अगर हमें N2 फाइंड करना, N1 हम मानेंगे हमेशा कि N1 जो है वो गिवन वैल्यू है, और N2 हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे. तो यहां हम मान लें कि एम कैश है सीजीएस, तो ये एम कैश का पार्ट है और ये किसका पार्ट है, सीजीएस का पार्ट है. तो अब यूनिट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे. क्या लिखेंगे बेटा, M1 L1 T1, ये यूनिट सिस्टम 1 है तो आगे नीचे 1 लगा दे. पावर तो क्या होगी, ए बी सी इक्वल टू N2, यहाँ पे दूसरा सिस्टम है तो M2 L2 T2. पावर तो वो की वो रहेगी, ABC, क्योंकि यूनिट सिस्टम चेंज होने से फंडामेंटल क्वांटिटी चेंज नहीं होती है. फंडामेंटल क्वांटिटी की वैल्यू तो वो की वो ही पावर रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एक में जैसे मीटर है, दूसरे में सेंटीमीटर हो गया, एक में केजी स्क्वायर है तो दूसरे में ग्राम स्क्वायर हो जाएगा, पर ऊपर जो पावर है उसमें फर्क कभी नहीं पड़ता. तो इसलिए हमने सेम लिख दिया. अब हमें N2 फाइंड करना, तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1, ये हो जाएगा M1 अपॉन M2 की पावर A. ये जाएगा इधर तो L1 अपॉन L2 की पावर B, और इधर जाएगा तो T1 अपॉन T2 की पावर C. ये वैल्यू आ जाएगी. अब अपने पास पहला जो सिस्टम वो किस में है, एम कैश में. किस में बेटा, एम कैश में. दूसरा किस में है,
सीजीएस में, दूसरा किस में, सीजीएस। तो M1 किस में होगा, केजी में, किस में होगा, केजी में। तो ये क्या हो जाएगा, केजी अपॉन ग्राम। दूसरा ग्राम में होगा, नहीं होगा, सीजीएस सिस्टम में मास किस में मेजर होता है, ग्राम में। पावर ए, सॉरी, पावर कितनी है, ए। एम का सिस्टम में लेंथ किस में होगी, मीटर में, यहां किस में होगी, सेंटीमीटर में। पावर बी। टाइम तो सेकंड में होगा इसमें भी, और दूसरे में भी किस में होगा, सेकंड। पावर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यूनिट के अकॉर्डिंग, N2 इक्वल टू N1। केजी क्या है हमारे पास, केजी को लिख सकते हैं 1000 ग्राम अपॉन ग्राम की पावर ए। मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर बी, और सेकंड अपॉन सेकंड की पावर, सेकंड अपॉन सेकंड तो 1 हो जाएगा, यहाँ मीटर से सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो क्या बचा, N2 इक्वल टू N1। इसको ऐसे लिख दो अपन पास, 10⁻³ की पावर ए इंटू 10⁻² की पावर बी, और ये 1 की पावर सी। 1 की कुछ भी पावर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, N1 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻²b। बेस सेम पावर क्या हो जाएगी, एड। तो N2 इक्वल टू क्या होगा, N1 10⁻³ प्लस 2b। कोई समस्या है इसमें, नहीं ना। इसका मतलब क्या करना है, अगर MK से CGS में कन्वर्ट करना तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, प्रोसेस नहीं पूछे तो। जैसे मैंने क्या करना है, मुझे 1 न्यूटन को, 1 न्यूटन वैल्यू है, क्या है, 1 न्यूटन वैल्यू है, उसको करना है डायन में, किसमें करना है, डायन CGS यूनिट है फोर्स की, ये फोर्स की, फोर्स ही है, ये भी CGS यूनिट है डायन। और MKS यूनिट आपको पता क्या होती है, न्यूटन, या ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। कैसे करेंगे इसकी वैल्यू फाइंड, तो यहां मेरे पास सबसे पहले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए फोर्स का। तो क्या होगा, M1 L1 T-2। अब यहां से देखो A इक्वल टू कितना है, 1, B इक्वल टू 1, और C इक्वल टू कितना है, हमें तो केवल A और B की वैल्यू चाहिए। तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन इक्वल टू, यहाँ वैल्यू लिख देंगे 1, और इंटू 10⁻³ इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। 3 + 2 कितना होगा बेटा, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻³ कितना हो जाएगा, 5। समझ में आ गई बात, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से कोई भी वैल्यू अगर MKS से CGS में, तो आप सीधा इस फॉर्मूला का यूज करके कर सकते हो, ठीक है। अगर CGS से MKS हो तो क्या होगा, CGS टू MKS, पहले मान लीजिए CGS दे दिया, बाद में MKS दे दिया, ये N2 फाइंड करना है। तो हम लोग वापस वही कंसेप्ट लगाएंगे, N1 U1 इक्वल टू N2। प्रोसेस तो क्या वो का है, N1, यहाँ वैल्यू क्या लिखेंगे, M1 L1 T1 पावर A B C। यहाँ क्या लिखेंगे, N2 M2 L2 T2 पावर A B C। अब मुझे N2 फाइंड करना है, तो N2 इक्वल टू क्या होगा, वापस से वही चीज लिखेंगे, M1 अपॉन की पावर A, L1 अपॉन और T1 अपॉन, ये लिखेंगे नहीं लिखेंगे बताओ, ये लिखेंगे। अब हमारे पास N2 इक्वल टू, पहली यूनिट देखो किस में है, पहले है ग्राम में, बाद में किस में है, केजी में करना है, CGS को करना है ना, पहले सेंटीमीटर में, देन मीटर, और ये तो क्या है, सेकंड का सेकंड, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास N2 इक्वल टू क्या आएगा, N1 तो साथ में रखना है यहाँ पे, ये N1 तो है, N1 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम लिख देंगे बेटा इसको, की पावर A, फिर सेंटीमीटर अपॉन
100 सेंटीमीटर की पावर बी और ये 1 की पावर सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, n2 इक्वल टू n1, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, क्या बचा हमारे पास 10 की पावर ऊपर जाएगा -3 और इसकी पावर a, ये 10 की पावर -2 की पावर b और ये कुछ है ही नहीं। अब जब n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा n1 10 टू द पावर -3a -2b। अगर आपको वैल्यू किसमें दे रखी है, सीजीएस में गिवन है, एमकेएस में फाइंड करनी है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पहला वाला किसके लिए था, एमकेएस टू सीजीएस, ये सीजीएस टू, केवल फर्क क्या बना फॉर्मूले में, माइनस आ गया। अब जैसे मैंने बोल दिया कि 10 टू द पावर 7 अर्ग है, क्या है 10 टू द पावर 7 अर्ग है, इसकी वैल्यू जूल में कितनी होगी, इसकी वैल्यू जूल में कितनी होगी। तो कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा वर्क का, m1l2t -2 ये होता है। तो हमारे पास a क्या मिल गया यहाँ से, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और t, c तो चाहिए नहीं मुझे, वैसे -2 है तो वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। तो 10 टू द पावर 7 अर्ग इक्वल टू क्या आएगा, 10 टू द पावर 7 तो रहेगा इंटू 10 टू द पावर -3 और ये क्या हो जाएगा -4। तो कितना आया हमारे पास 10 टू द पावर 7 -7 कितना आ गया 10 की पावर 0, इसका मतलब क्या आया 1। तो आपको क्या पता चला कि 10 टू द पावर 7 अर्ग जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 जूल के इक्वल। डायरेक्ट फॉर्मूले से निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कन्वर्जन सिस्टम समझ में आ गया, कैसे कन्वर्ट करते हैं एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो आपका जो क्वेश्चंस मैंने कुछ दे रखे हैं कि 1 न्यूटन को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करो, ठीक है। इसके बाद मैंने दे रखा है कि 1 जूल को सीजीएस सिस्टम में फाइंड करो, और एक दे रखा मैंने 1 पास्कल को सीजीएस सिस्टम फाइंड करो। इसका मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ, प्रोसेस आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। डायरेक्ट फॉर्मूले से मैंने करना सिखा दिया, जब एमसीक्यू आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूले से करना है, प्रोसेस करना है तो पूरा वो पहला पूरा प्रोसेस लिखना है, सीधा फॉर्मूला नहीं लिखना है, वो प्रोसेस लिख के लास्ट में वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब ये करके दिखाता हूँ मैं आपको इसमें क्या है। जैसे 1 पास्कल है, इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में, तो सीजीएस में इसकी यूनिट होती है प्रेशर की पोइज, क्या होती है पोइज। तो आपको होमवर्क में करना है वो, ठीक है, जैसे ये करते हैं वैसे दोनों आपको होमवर्क करना है पीछे वाला क्वेश्चन। तो अब मैं क्या लूंगा यहाँ पे, सबसे पहले तो एक ही फॉर्मूला याद है मेरे को, क्या n1u1 इक्वल टू n2u2, यही फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, रहेगा। अब आपके पास हमें n2 फाइंड करना, तो n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा n1, ऊपर फॉर्मूला किसका लिखेंगे m1 l1 t1, और इसके नीचे डायरेक्टली लिख दूं क्या मैं, या इसकी पावर एक बार a b c लिख दूं, और नीचे क्या आ जाएगा m2 l2 t2, पावर क्या रहेगी सेम a b c। अब n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन और t1 अपॉन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे बेटा, n2 इक्वल टू n1, m1 किस में है बताओ, kg में है, अपॉन ग्राम, पावर a, ये लेंथ मीटर में है, सेंटीमीटर में है, एंड सेकेंड अपॉन पावर c, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा n2 इक्वल टू n1, ये क्या हो जाएगा kg अपॉन ग्राम, तो 1000 की पावर a, ये 100 की पावर, और ये तो कुछ है नहीं 1 है तो 1 छोड़ दो। अब हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो प्रेशर का, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था पता है, m1 l -1 t -2। तो हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी n1, ये 1000 की पावर तो 1 इंटू 100 की पावर -1, माइनस को पॉजिटिव करेंगे क्या होगा डिवाइड में जाएगा, तो n1 इंटू 1000 अपॉन 100, तो कितना है 10, n2 इक्वल टू क्या है, ये तो कितना था हमारे पास 1 था, इंटू 10, तो क्या आ जाएगा n2 इक्वल टू 10 पोइज, इसकी यूनिट होती है पोइज, क्या होती है पोइज। तो ध्यान देना आपको कि 1 पास्कल इक्वल टू कितना होता है 10 पोइज होता है, 1 पास्कल क्या होता है
इस तरह से आपको पिछले वाले दोनों क्वेश्चन कर लोगे सेम इसी मेथड से। अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आता है पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करना तो पूरा आपको डेराइव करके देना पड़ेगा, सीधा केवल आंसर मत लिखना शॉर्टकट में, नहीं लिखोगे ना। अब कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है देखो, इन ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ मास इज टेकन 50 kg, यूनिट ऑफ लेंथ इज टेकन 100 मीटर and unit of time is taken 1 minute. What will be the weight of the body in this system if the SI system is 10 weight? SI में वेट कितना है? 10 न्यूटन का है। दूसरा एक सिस्टम है जिसमें अपन मास को मेजर कर रहे हैं कैसे? 50 kg से। लेंथ को कैसे मेजर कर रहे हैं? 100 मीटर से। और टाइम को कैसे मेजर कर रहे हैं? 1 मिनट में। तो आपको उस सिस्टम वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे दिमाग में एक चीज आना चाहिए, ये वेट क्या है? वेट एक्चुअली फोर्स है, न्यूटन ही है ना। तो यूनिट हमें सबसे पहले फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अपने दिमाग में आना चाहिए। क्या होता है? m1 l1 t-2। ये ध्यान रखना है। बाकी तो हम लोग आगे क्या लगाएंगे? n1 u1 इक्वल टू, ठीक है, n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन और t1 अपॉन t2 की पावर, सीधा यही लिखेंगे। तो हमारे पास n2 इक्वल टू n1, यूनिट सिस्टम 1 में क्या हमारे पास न्यूटन में है, ऐसा सिस्टम है ना, तो वो तो किस में होगा? केजी अपॉन, इसमें किसमें मेजर कर रहा है? ये 50 kg। किसमें मेजर कर रहा है? 50 kg। ये पावर क्या लिख देंगे? ए। लेंथ किसमें मेजर करते हैं? ऐसा ही मीटर में। ये किसमें मेजर कर रहा है बेटा? है 100 मीटर लिख देंगे यहाँ पे। और टाइम किसमें मेजर कर रहा है? यहाँ पे सेकंड ऐसा सिस्टम है, तो इसमें किसमें मेजर कर रहा है? m2 में 1 मिनट की पावर c। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो क्या लिखेंगे? n2 इक्वल टू n1 कितना दे रखा है हमारे पास? 10। कितना दे रखा है? केजी से केजी कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारे पास? 1/50। इसकी पावर भी लगा दो, कितनी है हमारे पास? ए कितना है यहाँ पे? 1। कितना है? m की पावर 1 है तो 1। फिर 1/100, इसकी पावर कितनी है? 1 ही है वहां पर, देखो बी भी 1 है। और सेकेंड अपॉन 60 सेकेंड, इसकी पावर कितनी? माइनस की 2। सेकेंड से सेकेंड भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब फाइनली क्या बचेगा? n2 इक्वल टू 10 इंटू 1/50 इंटू 1/100 इंटू 1/60, इसकी पावर -2 है कि नहीं है? इसको ऊपर उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा? n2 इक्वल टू 10 इंटू 1/50 इंटू 1/100 और ऊपर हो जाएगा 60 इंटू 60। 0 0 0 0 0 0 सब कैंसिल हो गया। ऊपर कितना बचा? 36। नीचे क्या बचा? 5। n2 इक्वल टू 36/5। कितना आएगा n2 इक्वल टू? जल्दी बताओ। 7.2। कितना आएगा? दूसरे यूनिट सिस्टम वैल्यू 7.2 आ जाएगी। पहले में कितनी थी? 10 थी, उसमें कितनी हो गई? 7.2। ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कंसेप्ट में। तो एक क्वेश्चन अगला दे रखा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये वैल्यू किसमें बेटा? एसआई सिस्टम में है, और ये किसमें है? सीजीएस में फाइंड करना। तो हमारे पास तो कंसेप्ट तो वही है, n1 u1 इक्वल टू, सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। कैसे लिखोगे डायमेंशनल फॉर्मूला? पता है ना, न्यूटन का लिख देंगे m1 l1 t-2। न्यूटन का होता है मीटर स्क्वायर के लिए l2 और kg की पावर -2 मतलब m2। सॉल्व करेंगे कितना आएगा g के लिए? m-1 l3 t-2। ये आ गया g का, कोई दिक्कत नहीं है। मैन तो ये मुद्दा था। अब हमें फाइंड करना तो क्या लिखेंगे? n1 u1 इक्वल टू n2 u2। तो n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? n1, सीधा लिख दो बेटा इसमें, m1 अपॉन पावर a, l1 अपॉन और t1 अपॉन t2 की पावर c। अब वैल्यू भी डाल दो। n2 इक्वल टू n1 कितना? 6.67 इंटू 10⁻11। m1 किस में है? kg में। पहले वाला सिस्टम किस में? kg में है ना। मास kg अपॉन ग्राम की पावर a की वैल्यू कितनी है? -1। फिर मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 3, और ये तो सेकेंड अपॉन सेकेंड की पावर -2 है। इससे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो n2 इक्वल टू कितना आएगा? 6.67
इंटू 10⁻⁻11। ये कितना हो गया? 10⁻³ हो जाएगा। 10⁻⁻, कैसा पता चला ना? ये 1000 लिखोगे, 1000 10⁻³ और ऊपर -1 10⁻³ इंटू ये कितना होगा? 100 10⁻², 10⁻²/3 हो गया, और ये आ गया 1। कोई दिक्कत नहीं। अब ये टोटल कितना हो गया? पावर 6। तो n2 = 6.67 इंटू 10⁻⁻11 तो था ही था पहले, ये -3 ये +6। फाइनल सॉल्यूशन कितना होगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। यूनिट क्या लग जाएगी? वो जो है ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। और समझ में आई बात? आप डायरेक्ट यूनिट दे के भी सॉल्व कर सकते हो, यूनिट दे के भी डायरेक्ट क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक क्वेश्चन और है कि फाइंड द यूनिट ऑफ लेंथ एंड मास इफ द यूनिट ऑफ फोर्स एनर्जी एंड वेलोसिटी आर दिस वन। अभी तो हमने बहुत सिंपल पढ़ा। अब इसने क्या दे दिया कि आपको किसकी यूनिट फाइंड करनी है? लेंथ और मास की यूनिट फाइंड करनी है। अगर फोर्स को मेजर करते हैं 20 न्यूटन से, एनर्जी को मेजर करते हैं 200 जूल से, और वेलोसिटी को मेजर करते हैं 5 मीटर पर सेकेंड से, तो आपका m किस में मेजर होगा और लेंथ किस में मेजर होगी? मास किस में मेजर होगा और लेंथ किस में मेजर होगी? तो हमारे पास एक चीज है बेटा, पता है कि हम लोग जब फोर्स का यूनिट लिखते हैं तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m1L1T-2। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है? 20 न्यूटन। क्या दे रखी है? एनर्जी की यूनिट लिखते हैं तो एनर्जी में क्या होता है? m1L2T-2। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 200 जूल। और वेलोसिटी क्या होता है? L1T-1। इसकी वैल्यू क्या बताओ? इसकी वैल्यू कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। अब मुझे मास निकालना है, तो कैसे निकालूं मास, कैसे निकालूं लेंथ? कैसे मास निकाल सकता हूं? कैसे? तो आपको लेंथ के लिए तो बहुत सिंपल है। देखो लेंथ के लिए कैसे निकाल सकते हैं पता है? आप क्या करो, E/F करो। E/F में क्या आता है? केवल m1L2T-2 अपॉन में क्या करोगे? m1L1T-2। तो केवल क्या बचा? लेंथ बचा कि नहीं बचा? लेंथ बचा। तो इसका मतलब लेंथ में E/F करना है, तो E कितना है? 200/20। तो कितना आएगा हमारे पास? 10 मीटर। तो लेंथ तो क्या मेजर होगी यहाँ पे? लेंथ मेजर होगी 10 मीटर में। किससे मेजर होगी? 10 मीटर में। अब मुझे किसका फाइंड करना है? किसका फाइंड करना है? मास के लिए। मास के लिए क्या करें? हमारे पास है नहीं। एक चीज देखो, सोचना पड़ेगा कि हमारे पास L और T हटाना E में से, तो इसका स्क्वायर कर दे तो क्या होगा? E/V²। E का यूनिट क्या है? m1L2T-2 और V का स्क्वायर कितना होगा? L2T-2। क्या बचा है? केवल m बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? तो E की वैल्यू कितनी है? 200 और इसकी वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कितना आएगा? 200/25 कितना आएगा? 8। तो 8 ये किसके इक्वल है? मास। तो 8 kg। तो अगर आपके पास फोर्स की यूनिट 20 न्यूटन है, एनर्जी की यूनिट 200 जूल है, और वेलोसिटी की यूनिट 5 मीटर पर सेकंड है, तो मास की यूनिट क्या होगी? 8 kg एंड लेंथ की यूनिट क्या होगी? 10 मीटर। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एमके सिस्टम है जिसके अंदर वैल्यू 8 जूल है, कैलकुलेट की है। एक दूसरा सिस्टम है जिसमें अल्फा केजी, बीटा मीटर और गामा सेकंड में मेजर हो रहा है, तो उसमें वैल्यू क्या होगी उसकी? तो कंसेप्ट दिमाग में एक ही बैठना चाहिए, N1U1 = N2U2। N1U1 = N2U2। तो N2 = N1, सीधा लिख दो बेटा इसमें, M1/पावर A, L1/T1 ये लिखेंगे नहीं लिखेंगे बताओ? ये लिखेंगे। अब क्या है, सबसे पहले ये किसके लिए मेजर करने के बोल रहा है? वर्क है ना, तो वर्क के लिए क्या होगा? वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला m1L2T-2। तो ABC मिल गया, A कितना 1, B कितना 2 और C कितना -2। तो N2 = N1, ये कितना होगा? MKS में तो क्या होता है? kg, और दूसरे में क्या बोला बेटा इसने? अल्फा kg की पावर कितनी लिख दे? A की जगह 1। L1/L2 तो ये मीटर है, इसमें क्या होगा?
बीटा मीटर, इसकी पावर 2, ये सेकेंड है, और यहाँ पे क्या है, गामा सेकेंड है, इसकी पावर कितनी होगी, -2। और N1 की वैल्यू हमें दे रखी है, N1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 जूल। तो ये कितना आ जाएगा, N2 इक्वल टू 8, ये क्या बन गया हमारे पास, 1 अपॉन अल्फा की पावर 1, 1 अपॉन बीटा की पावर 2, और 1 अपॉन गामा की पावर -2। जब सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा, N2 इक्वल टू 8, अल्फा की पावर माइनस होना देगा ऊपर जाके, बीटा की पावर -2, और गामा की पावर हो जाएगी प्लस, ये वैल्यू आ गई N2। तो ऐसे किसी भी एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके पीछे लॉजिक एक ही है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। फिर आप सीधा लिख दो M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2, T1 अपॉन T2। दूसरा टास्क आपका बचता है इसके बाद, पावर फाइंड करनी है, एबीसी की वैल्यू क्या है। एबीसी कहां से लाओगे, जो फिजिकल क्वांटिटी उसका डायमेंशनल फार्मूला लिख दो, जो फिजिकल क्वांटिटी उसका डायमेंशनल फार्मूला लिख दो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय।